एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। युवक को गोली मारकर अपराधियों ने उसके घर के पीछे फेंक आया डेड बॉडी, इलाके में मच गया हड़कंप। परिजनों का आरोप, स्मैकरों का अड्डा बन गया है लकड़ी ढाई का इलाका। होटल में चल रहे बर्थडे पार्टी में खूब हुई फायरिंग, पकड़े गए कई जमीन कारोबारी। और आखिरकार स्टेशन रोड के 125 दुकानों पर चल ही गया बुलडोजर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक छात्र का डेड बॉडी उसके घर के पीछे मिलने से पूरे इलाके में खलबली मच गई। मृतक के सिर में गोली लगने से मौत हुई है, शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान मिले हैं। घटना सिकंदरपुर ओपी के लकड़ी डाई डाब की है। खबर आग की तरह फैलते मौके पर भारी भीड़ जुट गई। मृतक बालूघाट चंदवरदाई नगर निवासी स्वर्गीय सुरेश राणा के 24 वर्षीय पुत्र विक्की राणा शुक्रवार की रात घर से निकला। सुबह में उसकी लाश मिली। डेड बॉडी के पास ही एक लोडेड पिस्तौल और एक खोखा मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी और टाउन थाने की पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पुलिस ने पिस्तौल और खोखा को जब्त कर लिया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक के बड़े भाई सुनील राणा ने बताया कि बीती रात करीब 9 बजे वह घर से निकला था। रात में घर नहीं लौटा। सुबह उसका डेड बॉडी मिला। विक्की अपने भाई के किराना दुकान पर भी बैठता था। जिस जगह डेड बॉडी मिला है वहां स्मैकरों का अड्डा है। इससे पहले भी इस स्थान पर कई घटना हो चुकी है। ये बूढ़ी गंडक नदी का है, सुनसान इलाका है। सिकंदरपुर ओपी प्रभारी सुनील पंडित ने बताया कि मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास खून के नमूने और वहां के मिट्टी को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जल्दी ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बराबर की एक बराबर था। सुबह में एक लड़का आया हुए देख के बताया कि मतलब विकिया डेथ मतलब मर गया कि मार दिया कोई, हमको नहीं पता चला है। वो सीधे बोला है तब हम लोग यहाँ पे आए तो क्या देखे हैं कि सोया हुआ है, पिस्टल बगल में है, गोली लगा हुआ है। अच्छा, देखने से बॉडी का जो सिचुएशन है क्या लग रहा है? हाँ, कोई मार दिया है लग रहा है। फाइट उठ भी किया है उठा-पटक? अब वो तो हम है नहीं यहाँ कि हम निशान लग रहा है। हाँ, तो चोट का निशान नहीं दिख रहा है आपके।
क्या संभावना लग रहा है? कोई मार दिया है, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह था? अब पता नहीं। क्या बोल के गया था, कब से गायब था घर से? कल 8:30 बजे तक दुकान चला रहा था, दुकान से सीधे निकला। हम लोग बोले कहाँ जा रहा है, तो फ़ोन कर रहे थे, तो बार बार जब हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन घरे पे ही छोड़ के ये अपना चल गया था। फिर एक दो दोस्त के इसको फ़ोन किए तो मालूम चला कि नहीं मेरे पास नहीं आया। तो फिर हम लोग इधर हल्का फुल्का देख लिए कि जहाँ जहाँ ये बैठता है और जो दोस्त के पास रहता है उसको हम फ़ोन किए तो उसे बोला कि मेरे पास नहीं है। कौन कौन दोस्त है? मेरा भतीजे लगता है, विशाल ही सब है, तो उस सबसे पूछे तो उसे बोला कि मेरे पास नहीं है। जो घर गया अकेले गया, कोई आया था बुलाने के लिए सर? नहीं, घर से तो निकला था ये अकेले। हाँ, कोई टेंशन वगैरह में था, कुछ बोला था? नहीं, कुछ तो बोला नहीं, सीधे नॉर्मली जैसे रोड निकलता है उसी तरह निकला था। रात में नहीं आए तो खोजबीन नहीं किए हैं? खोजबीन हम लोग किए हैं, उसके बाद फिर हम लोग 10 बजे खोजे, नहीं मिला तो फिर हम लोग घरे जाके मोबाइल पर ट्राई किए थे? मोबाइल तो घरे ही छोड़ के गया था। घर छोड़ के गया था। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ कैसे आ गया था सुनसान जगह पर? हमको तो नहीं पता कैसे आ गया है यहाँ पे। किसी पर शक संदेह आपको? शक संदेह तो अभी हमको नहीं पता चला, हम किसको बताएं इसमें। क्या करता था लड़का? ये पढ़ाई करता था, साथ में दुकान, मेरे साथ दुकान पे रहता था ये। पूरा गजेरी और जितना स्माइकर है सबके यहाँ पर अड्डा है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर आता ही नहीं है देखने के लिए। लगातार घटना हो रही है। बराबर घटना। इससे पहले भी एक यहाँ पर क्या नाम है, जिलेबी के पेड़ है, वहाँ पर भी एक आदमी के टांग दिया था मार के। कोई 4 जगह से आया टांग? यहीं पर टांग दिया, वो भी पतला रस्सी से टांगा हुआ था। तो यहाँ तो अड्डा ही है बना हुआ, गजेरी नशेरी सबको। अपराधी मतलब सेफ जोन मान रहा है? हाँ। आप लोग डर दहशत में है कहीं ना कहीं मोहल्ले वासी? हाँ, बहुत डर बना हुआ हम लोग के रहता है, 24 घंटा डर बना है। पुलिस आती है गश्त? ना, इधर नहीं आती है, इधर कोई नहीं, पुलिस प्रशासन यहाँ कोई भी नहीं आता है। आने के बाद उसके बारे में जानकारी नहीं हुआ। फिर चंबरदाई नगर के कोई लड़का सब आया तो बताया कि फलना है, तो उसको परिजन को खबर किया गया तो पता चला कि फलना का भाई है। यहाँ पर इस तरह का कितना बार हो चुका है लगा? हम 1-2 बार सुने हैं। अब इससे पहले वार्ड पार्षद के चुनाव से पहले होता था, लेकिन अभी 1-2 बार इस साल में 1-2 बार सुने हैं। क्या लग रहा है अपराधी सेफ जोन मान चुका है क्या? यहाँ पर अपराधियों का ही अड्डा रहता है। यहाँ पर अपराधियों का ही अड्डा रहता है। स्मोकियर, गजेरी और दारूबाजों का अड्डा रहता है यहाँ। इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे वार्ड में बहुत ही खतरनाक वार्ड हो चुका है। अभी हाल ही फिलहाल में ब्रह्मस्थान में गोली चला, जिसका सीसी कैमरा में फुटेज खंगाला गया तो अपराधी का पहचान हुआ। फिर यहाँ हो गया, फिर अभी 2-4-5 दिन के अंदर में यहाँ घटना हो गई। पिस्टल भी मिला है? पिस्टल सामने डेड बॉडी के पास ही रखा हुआ था। सूचना मिला है कि राजनारायण सिंह कॉलेज के पीछे एक डेड बॉडी मिली है। हम लोग यहाँ आए हैं और देखे हैं, एक पिस्टल मिला है और उसके सर में गोली लगा हुआ है। और हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे हैं। क्राइम सीन पे आने पे क्या पता चला, जिस तरह से इंजरी कहाँ पर है? इंजरी इसके सर में लगा हुआ है और एक पिस्टल भी मिला है जिसमें एक फायर खोखा था और एक कारतूस भी उसमें। चोट का भी निशान है। किस टाइप का पिस्टल है? पिस्टल किस टाइप का है सर? पिस्टल तो ये रेगुलर आर्म्स नहीं है। एक मिनट बताइए ना, छोड़िए ना उसको, हम लोग देख लिए हैं। हाँ, रेगुलर आर्म्स नहीं है, ये बनाया हुआ। प्रारंभिक छान में हत्या है या क्या? प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अब ये हम उसको जांच में जा रहे बॉडी हैं। भेजे पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई चल रही है आगे की? कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र और बाहरी लड़कों के बीच शुक्रवार की शाम जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक फेयरवेल पार्टी के बाद स्कूली छात्र कैंपस के बाहर फोटो शूट कर रहे थे। इसी दौरान बाहरी लड़कों ने उनका मोबाइल छीनकर पटक दिया। इसके बाद दोनों पक्ष की ओर से जमकर लात घुसे और बेल्ट चलने लगे। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 छात्रों को हिरासत में लिया है, उनकी बाइक भी जब्त की गई है। मारपीट के दौरान एक छात्र का सिर भी फटा है। घटना के बाद से स्कूल में भी तनाव का माहौल कायम है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर सभी की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।
मैसेज होगा? देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल युग में हैं, टेक्निकल जानकारी उनको अच्छा है और मोबाइल के साथ वो जीना अभी मोबाइल के साथ ही जी रहे हैं। तो बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है और इंटरनेट पर जितने भी चीज़ आ रहे हैं बच्चे उससे रूबरू हो रहे हैं, इस पर भी निगरानी रखने की आवश्यकता है। ऐसे तो JJB एक्ट कहता है कि बच्चों के साथ हमेशा दोस्ताना व्यवहार और उनका प्रोटेक्शन देना है। छोटी छोटी घटनाएं होते रहती है तो उसको दर्ज भी नहीं करना है, लेकिन आए दिन छोटी छोटी मारपीट की घटनाएं होती रहती है। कल भी एक अहियापुर में इस तरह का मामला हुआ था। दोनों बच्चों को लाया गया, गार्जियन लोग आए थे, फिर उसका काउंसलिंग करा करके और उसको निदान किया गया था। समझाया गया सर इस तरह का आगे फिर ना हो। जी। स्पाइनल रोड प्रोजेक्ट को लेकर मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड में बनी निगम की दुकानों पर आखिरकार शनिवार को निगम का बुलडोजर चल ही गया। सैकड़ों निगम कर्मी, पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट के निगरानी में सभी 116 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके विरोध में दुकानदार धरना पर भी बैठे थे, दुकानें नहीं तोड़ने की मांग कर रहे थे, मगर दिए गए नोटिस के अनुसार शनिवार को निगम का बुलडोजर स्टेशन रोड के माल गोदाम चौक से लेकर धर्मशाला चौक तक चला। इस दौरान एक JCB कर्मी विकास कुमार अतिक्रमण हटाने के क्रम में घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे अभियान के दौरान SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश और टाउन DSP राघव दयाल मौजूद रहे। अभियान में निगम के आधा दर्जन बुलडोजर और सैकड़ों कर्मी लगे रहे। भी बैठे थे आप लोगों के साथ धरने पे, उसके बाद आज खाली करना पड़ रहा है जी। उन लोगों का जो है तुर्की फरमान नोटिस पहले 15 दिन पहले बता दिया गया था कि 15 दिन के अंदर में जो है आप लोगों को खाली करना है। हम लोग सारी दुकानदार जो है मिले हैं नगर आयुक्त महोदय से, उन लोगों का ठोस कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन लोगों का सीधी आदेश है कि जो है दुकान आप लोग खाली कर लीजिए। कहाँ जाइएगा, क्या कीजिएगा, मेरी कोई पास मेरे सरकार को जो है नहीं मिला हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुआ है। वहाँ पर ये बोले हैं कि जो है आने वाली समय में आप लोग खाली कर दीजिए, बेघर हो जाइए, छितरा जाइए, देखा जाएगा। उनसे निवेदन किया गया है कि आपने जो है जहाँ पर है वहाँ पर ले लिया जाए, यहीं वेंडिंग जोन घोषित किया जाए। जो 3 फीट जगह बच रहा है वही 3 फीट को वेंडिंग जोन में घोषित किया जाए नाला बनाने के बाद। या आप लिखित दिया जाए आश्वासन। उन्होंने कुछ लिखित तो आश्वासन नहीं दिया। वो बोले कि जो है आप लोग कल के डेट में दुकान नहीं खाली कीजिएगा, आप लोग के ऊपर पूर्ण रूप से जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए सारी सामान को जब्त कर लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। 116 दुकानें कहाँ तक? राष्ट्र स्टोर के गेट से लेके और संतोषी माँ के मंदिर तक। क्या आदेश मिला है आपको? आदेश मिला है सबको हटाने के लिए। किस तरह का दुकान को हटाने का आदेश मिला है? ये हमारा जो नगर निगम में है उसको। अवैध है? अवैध सब दुकान है? नहीं, अवैध नहीं है, नाला नहीं एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, नाला बनाने के लिए जगह चाहिए। अब इसको हटाने के बाद इसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, नाला भी बन जाएगा। से जो फेडरल रोड बन रहा है उसी के लिए थोड़ा। हाँ। कितने दुकान हो गए? 116 है। ये दुकानदार को कहीं जगह दिया जाएगा? अभी साहब जानेंगे। अभियान चलाया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत हम लोग को नाला बनाने का है, उसमें मिनिमम 13 फीट का जगह चाहिए। तो कल आपसी सहमति से हम लोग का हुआ था, 20 तारीख तक समय दिया गया था। और इन लोग के दुकान का अंदर जो अपना ग्रिल है, सभी को ग्रिल अपने के द्वारा शिक्षा से हम लोग निकाल रहा है। ग्रिल निकालने के बाद इसको डिसमेंटल किया जाएगा नाला निर्माण की कार्रवाई के लिए, शांतिपूर्ण ढंग से उसको हटाया जाएगा। कुल कितने दुकानों को हटाया जाएगा? लगभग 116 दुकान के लगभग है। नगर परिषद का जो दुकान हटवाया जा रहा है, खाली यहाँ पर नाला बनना है। और इन लोग जो पहले से जो भी दुकानदार थे जिनको आवंटन किया गया था उन लोग अपना हटवा रहे हैं। यहाँ पर नगर निगम के भी लोग लगे हुए हैं। ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है, पुलिस बल लगा हुआ है और विधि व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल लगाया गया है। मुस्तैदी से काम पुलिस लोग अपना कर रहे हैं और ये लोग भी स्वेच्छा से अपने दुकान को खाली कर रहे हैं। विरोध की बात आ रही है? नहीं, तो धरना प्रदर्शन इन लोग कल किए थे और यहाँ के जिला के बड़े पदाधिकारियों के नेतृत्व में उसमें वार्तालाप भी हुई थी और इन लोग स्वतः खाली करने के लिए तत्पर हैं और खाली कर भी रहे हैं।
मुजफ्फरपुर के केदारनाथ रोड स्थित शाहू पोखर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार के आवासीय कार्यालय में शनिवार को आयोजित संगठन की मासिक बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि हर महीने पूर्णिमा आरती अमावस्या पर भोलेनाथ का महाश्रृंगार होते रहेंगे। फरवरी माह में संगठन का विस्तार करते हुए संगठन का पुनर्गठन कर पदाधिकारियों की घोषणा होगी। हर सदस्य 2 नए सदस्यों को जोड़ेंगे। मौके पर धीरज सिन्हा, श्री रंजन साहू, तारा गुप्ता, विवेकानंद मिश्रा, मनीष कुमार सोनी, रमन मिश्रा, रूपा देवी, पंडित अजय झा, मनीष कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। ये आज साहू पोखर पूजा समिति की एक मासिक बैठक आज हुई और आगामी कार्यक्रम कैसे सुसंजित ढंग से हो और जो संस्था का जो प्रमुख कार्यक्रम है, हर अमावस्या को भोलेनाथ महादेव का महाश्रृंगार और दूसरा जो हर पूर्णिमा को आरती होती है उसके निमित्त और कैसे बेहतर हो, साथ ही आगामी कई कार्यक्रम और संगठन का विस्तार पे इस पे विशेष फोकस रखा गया और इसे लेकर आज बैठक हम लोग अपना कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। और हमारा जो साहू पोखर पूजा समिति जो संस्था है यह और भी धार्मिक कार्यों में बढ़े, कैसे आगे बढ़े, उसी पर यह आज मंत्रणा इस पे हो रही है। ये आज साहू पोखर पूजा समिति की एक मासिक बैठक आज हुई और आगामी कार्यक्रम कैसे सुसंजित ढंग से हो और जो संस्था का जो प्रमुख कार्यक्रम है, हर अमावस्या को भोलेनाथ महादेव का महाश्रृंगार और दूसरा जो हर पूर्णिमा को आरती होती है उसके निमित्त और कैसे बेहतर हो, साथ ही आगामी कई कार्यक्रम और संगठन का विस्तार पे इस पे विशेष फोकस रखा गया और इसे लेकर आज बैठक हम लोग अपना कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। और हमारा जो साहू पोखर पूजा समिति जो संस्था है यह और भी धार्मिक कार्यों में बढ़े, कैसे आगे बढ़े, उसी पर यह आज मंत्रणा इस पे हो रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी स्थित होटल सत्कार में एक दबंग के नतनी के जन्मदिन पर कई राउंड फायरिंग की गई। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। मौके से पुलिस ने 2 राइफल और 61 गोलियां बरामद की है। पार्टी में खाने के साथ जाम भी छलकाई गई। गोलियों की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर लोग भागने लगे। पुलिस ने कई लोगों को दबोच लिया है। कई लोग शराब के नशे में धुत थे। सभी आरोपी जमीन कारोबार से जुड़े हैं और समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इनकी पहचान प्रभात कुमार झा, प्रिंस कुमार, चंद्रमणि झा, शिव कुमार, विजय कुमार, उद्गार सिंह, रजनीश कुमार, शिवम कुमार, चेतन सिंह, संतोष झा, धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि सभी को जेल भेज दिया गया है। छापेमारी के दौरान कई लोग मौके से फरार हो गए, जिन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। सकरा थाना अंतर्गत एक होटल में शराब पार्टी के दरमियान हर्ष फायरिंग का एक मामला संज्ञान में आया है। इस कांड के जो भी आरोपी हैं उनकी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई है। कुल 11 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। हथियार भी जब्त किए गए हैं। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। सर हथियार है, लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी? हम लोग उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर रहे हैं। उनका दावा है कि वो हथियार लाइसेंसी है। हम लोग उनका जो कागजात है उसकी हम लोगों ने मांग करी है और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। होटल वाले पर भी सर कुछ कार्रवाई हुई है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि होटल में उन लोगों ने फायरिंग किया था, होटल में हवाई फायरिंग किया था, तो हर बिंदु पर जांच करते हुए आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिलहाल जो सभी आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। मुजफ्फरपुर के उत्पाद विभाग की टीम पर एक बार फिर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना काटी थाना इलाके के रामनाथ धमौली पश्चिमी गांव की है, जहां शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग के गाड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भी थोड़ा बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ दिया। इधर रोड़ेबाजी में उत्पाद विभाग की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर टीम को पीछे हटना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि तारी बेचने वाले को भी बेवजह परेशान किया जा रहा है।
हमको पति का पकड़ा है तो हम क्या करें, कहे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, तो नहीं छोड़ा, बैठा लिया है। बैठा के हाँ हमको बच्चा चढ़ गया है वो गाड़ी पर, तो बच्चा को धकेल के नीचे गिरा के मैडम जो है वह मारना लगाया, हमको भी गाड़ी पर से धकेल दिया। हमको हम सब लोग चढ़ेंगे, हमको मारा, हम गाड़ी जो पकड़े हैं ना तो सिझोर के नीचे पटक दिया है। आकर पति का बैठा चल गया। हम कहे चलेंगे सारा गोटे चलेंगे, तो सारा हम ननद उनद सब लोग हम लोग भीड़ गए, नहीं हमको पति को उतार दीजिए, नहीं जाने दीजिए। हम ये बात कहे हैं तो यो भी हम एक आदमी को पकड़े हैं, हम एक अफसर के पकड़ के आका गोर धके रोने लगे हैं। नहीं हमको कोई खिलाने वाला नहीं है, नहीं देखने वाला है। हमको पति को छोड़ दीजिए, उनको घेर के गोर, तब हमको पति को उतार दिया है। तब हम आदमी को जो हमको आदमियों को मारा है, हमको भी मारा है, हमको बेटों को मारा है, बेटा को हाँ तारी उतार के लिया तो हमको तारी के जांच लीजिए। तारी छोड़ के हमको पति भागा है वहाँ पर से, तो हमको पति को सब लोग पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया। राजकिशोर चौधरी। तो उनको पकड़ के ले गया? नहीं, छोड़ दिया है। हाँ छोड़ दिया। आपके साथ धक्का मुक्की भी किया है? नहीं, मैडम हमको मारा है, हमको ननद का मारा है, हमको बेटा का मारा है। आप पुलिस से हमको पति का मारा है। अब गाड़ी वाला बहुत 3-4 गाड़ी था। हाँ 3-4 गाड़ियाँ देख लीजिए यहीं पर। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि किसी जाति धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले नेताओं को जनता बहिष्कार करे। शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि राजद और जदयू के नेता आपस में ही उलझ रहे हैं, इससे पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर भी उन्होंने हमला बोला। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा में जाने की लग रहे कयास पर पप्पू यादव ने कहा कि किसी को भी किसी पार्टी में जाने का हक है, वैसे वे मंत्री बनने या सत्ता सुख के लिए व्याकुल है। चर्चा गिरिराज है, ये लोग हैं राजद के नेता हैं, ये लोग चुरकुट है, छिछोरा है, छुछुंदर टाइप से बात करते हैं। चुरकुट, छिछोरा, छिछुंदर, इन लोगों को कोई पूछता नहीं। औकात है तो गिरिराज को बोलिए मदद करने की, ये राजद के जो नेता है उसको बोलिए मदद करने की। औकात है तो बोलिए इलाज कराने की। औकात है तो अभी मर्डर हुआ है एक सोनार का, जाके बोलिए अपराधी के खिलाफ बात करने में बेगूसराय में। अपनी कोई औकात नहीं, इन्हीं लोग के चलते आज ऐसी चीजें बढ़ी है। गिरिराज हो या जितने नेता इस टाइप के हो, इन नेताओं से समाज को बचना चाहिए और ऐसे लोगों को कानून एक बनना चाहिए कि जो लोग किसी को गाली डायरेक्ट देते हैं, जाति हो या धर्म, मजहब हो या भगवान आस्था पर, ऐसे लोगों को सभी तरह से वंचित करो, चुनाव लड़ने से रोको और सरकारी सुविधा से दूर करो। अच्छा, क्या लगता है पप्पू जी, बिहार में अमित शाह फिर आ रहे हैं, कुछ खेला होने वाला है? अरे अमित शाह को क्या खेला करेंगे, पहले आप उसका कर्नाटक मध्य प्रदेश नहीं देख रहे हैं, हमेशा खेला बेला मेला में तो रहते हैं। बिहार में फिर आ रहे हैं भैया, उनके आने जाने से सबको अधिकार आने जाने का। आप लोग अमित शाह आ रहे हैं तो आने जाने क्या उनको रोक दिया जाए? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकी। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता, सब कोई इधर से उधर तो करता ही रहता, ना किसी के आने जाने से विचारधारा पे चेंज पड़ता है। पूरा कांग्रेस ही बीजेपी में चला गया। तो आज राहुल गांधी जी उत्तर से पश्चिम 3,500 किलोमीटर चल के लाखों लाख लोगों को संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस ही चला गया बीजेपी में, तो क्या हो जाएगा? सब लौट जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपेंद्र भाई या कोई भाई, सबको यही कारण है ना कि आज बिहार की दुर्गति हो गई भाई। पेशेंस नहीं है, सत्ता में जाने के लिए, मंत्री बनने के लिए सब बाप बाप करता है। विचारधारा की कोई बात तो है नहीं। जेडीयू में टूट हो सकती है क्या उपेंद्र? सर, विचारधारा में टूट नहीं होती है, अब वोटर में टूट कम होता है। लेकिन जब ऐसे जदयू राजद लड़ते रहेंगे नारी खोगी की तरह, तो वोटर में अविश्वास का संकट होगा। उपेंद्र जी बड़े नेता हैं, उसको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो जाने, सब आते जाते रहते हैं। यदि पेशेंस रखेंगे तो कल नेता पेशेंस रखेगा तो कल बड़ा लीडर वो बनता है। पप्पू जी, समाधान क्या है? यात्रा से समाधान निकलेगा बिहार? सर मुझे नहीं लगता, जो अफसरशाही हॉबी है और जो माफिया बालू से लेके जमीन पर हॉबी है और नेता उसमें इन्वॉल्व है, जब तक इस नेक्सस को नहीं तोड़िएगा और अफसरशाही को नहीं तोड़िएगा। नीतीश जी का प्रयास सही है, सराहना सही है, नीतीश जी ईमानदार प्रयास करते हैं, लेकिन ये अफसरशाही और नेता माफिया और गुंडे का जो नेक्सस है, नीतीश कुमार के विचारों पर संकट पैदा करता है। पहले इन पदाधिकारियों को हटाने की जरूरत है, समाधान खुद ब खुद होगा। नीतीश जी हमेशा प्रयास किए हैं डेवलपमेंट पर, समाधान पर। नीतीश जी ने आज भी वो प्रयास किया है
इसके लिए नीतीश जी के पर्सनल एफर्ट्स को अब सराहना करना चाहिए, लेकिन समाधान पदाधिकारी नहीं होने देगा, जो सब मैं जानता हूं। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 30 कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर जन अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया। शनिवार को खबड़ा स्थित पूर्व मुखिया राकेश कुमार उर्फ गुड्डू ओझा के आवास पर आयोजित जन अधिकार पार्टी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के समक्ष कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश समेत 30 पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जन अधिकार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण किया। इस अवसर पर वेद प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खास लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, इसमें सभी लोगों का गुजारा नहीं है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पूरे बिहार भर में राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए और सामाजिक सद्भावना कायम करने के लिए, देश समाज की आवाज़ ज़रूरत को मजबूती से सही पटल पर रखने के लिए जिस प्रकार निरंतर इन्होंने प्रयास किया है, इस प्रयास से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के आज हम लोगों ने 50 से अधिक पूर्व पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों के सहयोग में आज हम लोगों ने जाप की प्राथमिक सदस्यता को ग्रहण किया है। क्या रहेगा उद्देश्य? निश्चित तौर पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो विचारधारा रही है कि अंतिम से अंतिम पायदान के तक बैठे हुए लोगों के लिए, उनके हक और हित के लिए, और मुजफ्फरपुर में खास करके जो मुजफ्फरपुर की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक मुजफ्फरपुर गिरोहों का अखाड़ा हो गया है और राजनीतिक विचारधारा यहाँ समाप्त होकर के यहाँ केवल और केवल आर्थिक विचारधारा और शोषण करने वाली विचारधारा पूरी मजबूती से फल फूल रही है। तो सबसे पहले अपने नेता के विचारधारा को मजबूती से पालन करते हुए 16 ब्लॉक एवं नगर क्षेत्र में आम जन की आकांक्षाओं को, उनकी आवाज़ों को एक पंख लगाने का सार्थक प्रयास करूंगा। और जो पूरे बिहार में हमारे राष्ट्रीय नेता ने जिस प्रकार से एक मानवता का मिसाल पेश किया है, तो निश्चित रूप से अगले 6 महीने के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ करके जन अधिकार पार्टी मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर नंबर 1 संगठन बनेगा, ऐसा मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से विश्वास दिलाता। कभी लालसा नहीं रही है और कांग्रेस पार्टी ने भी मुझे अपने कर्म के बदौलत, हमारे राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है, मैं किसी की पैरवी और अनुकंपा के बदौलत राजनीति में नहीं आया। पिछले 6-7 वर्षों में मुजफ्फरपुर का अकेला सामाजिक कार्यकर्ता हूं कि जनहित की आवाज़ को उठाने के लिए कई मुकदमे खाया हूं और निश्चित तौर पे पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी थी उसको पूरी ईमानदारी के साथ मजबूती पूर्वक निर्वहन करने का कार्य किया। परंतु मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के जो नेतृत्व करता है वह टेबल टॉक करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ज़मीन पे खोई हुई अस्तित्व को वो कैसे पुनर्गठित किया जाए, उसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने बोचहा के उपचुनाव में देखने का कार्य किया। तो निश्चित तौर पे धरातल पे कांग्रेस के जो टेबल टॉक करने वाले लोग हैं और सिंडिकेट ठेकेदार हैं, स्कॉर्पियो पजेरो वाले हैं, बड़े बड़े कुर्ता पैजामा वाले हैं, इन लोगों के गिरोह के कॉकस में कांग्रेस फंस गई है। मैं निश्चित रूप से आला कमान से आग्रह करूँगा कि ऐसे तत्वों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें, अन्यथा कांग्रेस आने वाले दिनों में और भी कमजोर हो जाएगी। यह शराब माफिया, जमीन माफिया, मालूम माफिया, ये सबसे बड़का ऊपर है। नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गया। इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, संविधान नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, सोसाइटी नहीं है और अपने अपने जाति को जो माफिया है उसको प्रोटेक्ट करती है जाति, उसको गलत नहीं मानती है। नेता को लगता है माफिया ही वोट दिलाएगा, तो उसमें हम क्या करें? पुलिस को मारे, जिसको मारे, बैगन चोर 7 साल जेल में। अब बालू शराब माफिया को कभी जेल होता है? पुलिस को मार दिया, इस पर इंक्वायरी है, इसको निपा पोती कर देगा। और ये सवाल हम उठाए हैं पहले भी। तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि तो कानून से ऊपर हो गया ये माफिया लोग और नेता इन्हीं लोगों का गोड़ छूता है और पब्लिक भी इन्हीं लोगों को वोट देता है। जो लोग नगर निगम में जीते हैं, जो बड़का बड़का लोग, पैसा माफिया वाला ही जीता है ना, कोई भला आदमी जीता है? तो जिताइएगा, इसको क्या करिएगा आप हमको बताइए। तो इसीलिए शराब माफिया, इन माफियाओं को तो मिटा के रगड़ देना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं आपको? तो कर दो ना, गरीबी खत्म। चमत्कार करते हो तो कर दो, पैसा का डिसेंट्रलाइजेशन करा दो, अस्पताल जाना नहीं पड़े। चमत्कार करते हो तो किडनी रिप्लेस कर दो, हम भेजते हैं उस बाबा के पास एक किडनी बदलने वाले को।
नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर के नगर निगम में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मेयर डिप्टी मेयर के पदभार संभालने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की भी गठन कर दी गई। इसमें मुस्लिम पार्षदों को शामिल नहीं किए जाने पर शहर के मुस्लिम नेताओं ने भारी नाराजगी है। इस बार 13 मुस्लिम पार्षद निर्वाचित हुए हैं, जबकि पहली बार चुनाव जीते कई हिंदू पार्षदों को नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी में जगह दी गई है। मेयर प्रत्याशी रहे वसीम अहमद मुन्ना ने स्टैंडिंग कमेटी पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि इस बार जो कमेटी बनी है उसमें अल्पसंख्यकों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। वहीं डिप्टी मेयर प्रत्याशी रहे शब्बीर अहमद ने कहा कि बगैर किसी अल्पसंख्यक को मंत्रिमंडल में रखकर जिस तरह से देश में सरकार चल रही है, उसी तरह निगम की सरकार को चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके ही पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ यह है, जो मुजफ्फरपुर का एक जो है समझिए खुशकिस्मती है कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत है, और एकता का सबूत रहते हुए आज तक जब से निगम बना तब से लगातार जो हमारा अस्थाई समिति की का जो गठन हुआ उसमें मुस्लिम पार्षद का जो रखा गया। मगर इस बार जो कमेटी बनी है उसमें हम लोग को साफ लगता है कि मुसलमान के साथ पक्षपात किया जा रहा है, जबकि हमारा जिस तरीके से मुजफ्फरपुर की जो आबादी जो 2,85,000 है, तो उसमें मुस्लिम कम्युनिटी जो है समझिए 70 से 75,000 के कम से लगभग जो वोटर्स होते हैं। तो इस बार जो बना है, जो अस्थाई समिति जो गठन किया गया है, हमें जहां तक लगता है कि ये साफ जो है मुस्लिम जितनी भी पार्षद है इसमें से सभी लोगों के साथ इग्नोर किया गया है और सौतेलापन का बिहेव किया गया है। मुजफ्फरपुर शहर के लिए मैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण ही मानूंगा कि इतने सारे अल्पसंख्यक समाज से लोग 13 की तादाद में लोग जीत करके आए वार्ड पार्षद में, लेकिन उनमें से किसी एक को भी जगह है स्टैंडिंग कमेटी में नहीं दी गई, यानी नगर निगम सरकार के मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी गई। मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा, लेकिन ये तो विशेषाधिकार है मेयर और डिप्टी मेयर का। महापौर महोदया और डिप्टी महापौर महोदया जो नवनिर्वाचित होकर के जीत करके आए हैं, ये उनका विशेषाधिकार है किनको रखना है किनको नहीं रखना है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से देश में सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसे मंत्री बनाना है किसे नहीं मंत्री बनाना है। तो जब प्रधानमंत्री ही बगैर किसी सदस्य अल्पसंख्यक सदस्य को मंत्रिमंडल में रखे हुए देश की सरकार को चलाने की प्रथा शुरू कर सकते हैं, तो उनके मानने वाले लोग क्यों नहीं नगर निगम की सरकार में बगैर किसी अल्पसंख्यक समाज को लिए हुए नगर निगम की सरकार को चलाएंगे। ये तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। उन लोगों ने जिनका विशेषाधिकार है, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलने का काम किया है। कोई नई बात तो देश के लिए ये नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये कोई नई चीज़ नहीं। अब उनका विशेषाधिकार है, जिनको बनाए जिनको नहीं बनाए। मुजफ्फरपुर के औराई क्षेत्र में इन दिनों लगातार चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभा में सैकड़ों की भीड़ जुटती है। सभा में मसीह गुरु के नाम पर प्रार्थना की जाती है। सभा का नेतृत्व धसना गांव की एक महिला करती है। इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर सुदूर और ग्रामीण महिलाएं रहती है। सभा के दौरान किसी प्रकार से फोटो और वीडियो लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। मीडिया को दूर ही रखा गया है। सभा में शामिल महिला ने बताया कि परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करने से उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे धर्मांतरण बता रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि सभा में शामिल होने के बाद पूरी तरह से चंगा है। भूत प्रेत, रोग, गरीबी सब दूर हो गया है। परिवार में संस-बरकत मिलने लगा। इस तरह की सभा के संबंध में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि कहीं भी कोई चंगाई सभा होती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। लोथराली हो गई जी लोथराली भे गल हमर पति बाय धके ले आत लक चारू करी बड़ा हॉस्पिटल में ले गेल जी ना भेल। परमेश्वर के वचन मान ली, सच्चाई पर चल ली, बहुत अच्छा छे कि भले चंगा छे कि पिताजी के ओर से। अच्छा, बहुत अच्छा छे। अच्छा, की मंत्र पढ़ै छी यहां सब तंका कर पढ़ू त प्रार्थना करू एक बार परमेश्वर के। मैं कहते सचमुच से धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के लिए धन्यवाद करते हैं। मसीह गुरु के नाम से
और हे परमेश्वर पिताजी आप अक्ल बुद्धि देना, मेरा ज्ञान देना, और मेरा जो भी कष्ट है पिताजी आपको देना, हाथ में सौंपते हैं। मेरा शरीर के पूरा गांव समाज के भी जितना पूरा अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल चंगा बन के रहना चाहिए। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मस्ती गुरु के नाम से। अब हे पिताजी घर परिवार भी अच्छा रहना चाहिए मस्ती के नाम से, और बेटा है, पति है, घर परिवार है, कमाई खोटाई सब में रोजी रोटी में आशीष बढ़ा कर देना, और भल्ले चंगा रहना, बना करके रखना, बढ़ा के चलना, और सबको अच्छा करके रखना। और हे सर्वशक्तिमान पिताजी, और पिताजी आपका यही विनती प्रार्थना करते हैं कि जैसे परमेश्वर पिताजी, जैसे आपका पुत्र, जैसे खुद प्रचारी के बलिदान दिया, और नीचे उधार पाए, छोटी सा विनती। पिताजी के धन्यवाद से अच्छा हियान के शैतान पूरा खिला के अपने चल। कितना दिन से परेशान रहली? एना तो 5-6 साल से रहली, तो मज भगत उठा जाए 1000-2000 लगत रहले। तो अभी की कैसे बाल बच्चा अच्छा है, हमहू भी अच्छा छी। की होइत रहलक है बाल बच्चा में? बच्चा सब चिल्लावत रहलै है, अगर दूर छोड़ा देलक तो कन्वे कल आकर बाद हिया दीदी लोग कृष्णा दीदी गलत ना मतलब ओकर माई बहुत दिन से सब पर घूम गया है, घुटना सब में दर्द है। सब लोग कहा है पिता परमेश्वर में जाइए ठीक हो जाएगा, तो इसी के लिए आप उसके मानते हैं, कहते आप पिता परमेश्वर आप ही ठीक कर दीजिए। क्या ठीक हो गया है? अभी तक 2 रोज आए कर वो रब के आइए रब के। अच्छा 2 रोज क्या कैसा महसूस हो रहा है? अब महसूस तो अब होबे करेगा, थोड़े ना बहुत दिन के। अच्छा कैसे प्रार्थना करते हैं थोड़ा सा बताइए तो? प्रार्थना कैसे करते हैं? प्रार्थना तो बैठ के प्रार्थना करते हैं। क्या थोड़ा सा बताइए? परमेश्वर आपके यही चाहत मांगे छी, हे पिता से एकदम से बिल्कुल शरीर हो जाए के चाहिए, चंगा हो जाए के चाहिए, एकदम चंगा हो जाए के चाहिए। मैं सबसे पहले सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग खुद को शिक्षित कीजिए, क्योंकि शिक्षा के कारण ही आप लोग अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं। ये डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर है अपना 5 साल 10 साल का ज़िंदगी बर्बाद करके डॉक्टर बनता है, और आप उस पर भरोसा न करके ऐसे चीज़ पे भरोसा करें जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्वहीन चीज़ पे आप भरोसा करें। अगर ये ऐसा कोई प्रैक्टिस करता भी है अंधविश्वास वाला, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप लोग डॉक्टर का, आपके यहाँ अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ये प्रखंड लेवल पे भी, तो जिला लेवल पे आप उनका उपयोग कीजिए, और आप लोग इस सब चीज़ पे मत भटकिए, और आप लोग स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अस्वस्थ रहने का, क्योंकि हम प्रॉपर हाइजीन नहीं होने के कारण हम लोग अस्वस्थ। और वीडियो देखने का तो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग सभी थानाधीश को अपना अनुमंडल में अलर्ट कर देंगे कि किसी प्रकार की सभा हो रही है तो वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और उसका उद्देश्य भी विधि व्यवस्था संधारित करते हुए जबरन किसी को दूसरे चीज़ के लिए मोटिवेट करना उचित नहीं है। इसके लिए सभी थाना को हम लोग अलर्ट करेंगे। मामला पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई हाँ की जाएगी। बिहार यूनिवर्सिटी की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। एक छात्र ने बीएमसी में परीक्षा नहीं दी, लेकिन उसे फर्स्ट डिवीजन मिल गया। कर्मचारियों ने किसी और के रोल नंबर पर उसका नाम चढ़ा दिया। आपको बता दें कि एलएस कॉलेज के बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कोर्स में ऐसा हुआ है। मामला सामने आने के बाद छात्र से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। रिजल्ट में छात्र सुजीत कुमार के रोल नंबर के आगे मोहम्मद इकरामुल अंसारी का नाम लिखा है, जिसे फर्स्ट डिवीज़न आ गया, जबकि उसने परीक्षा दिया ही नहीं था। इधर रिजल्ट देखकर छात्र सुजीत परेशान हो गए। बीएमसी के एचओडी राजेश्वर ने बताया कि वोकेशनल कोर्स देखने वाले कर्मचारी ने बताया कि कॉपी पेस्ट के दौरान रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई। इधर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के 24 घंटे में रिजल्ट सुधार लिया गया। जो विषय संज्ञान में आया है कि सुजीत कुमार हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, तो रिजल्ट जिस दिन प्रकाशित हुआ परीक्षा विभाग के द्वारा, तो रिजल्ट में उनका नाम नहीं था, तो वो आए विभाग में। हमने कहा कि परीक्षा विभाग का विषय है, इसमें विभाग का कोई लेना देना नहीं है, आप इसके मामले में जा करके परीक्षा विभाग से एक बार संपर्क करें। तो परीक्षा विभाग में जाने के बाद वहाँ पे देखा उन्होंने कि रोल नंबर इन्हीं का है, क्रमांक इन्हीं का है, नाम किसी और का, वो मानवीय भूलवश या जो टेबुलेशन पर जो नाम वगैरह चढ़ाना है उसमें गलती हुई है। बाद में परीक्षा विभाग से उन्होंने शिकायत की, परीक्षा विभाग ने इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका जो सुधार करके फिर से एक प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो जारी किया है।
सर कहीं ना कहीं छात्र के साथ लापरवाही है तो मामला नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हमारे विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये परीक्षा आयोजित करने का काम परीक्षा विभाग विश्वविद्यालय का काम। क्या करामोल एग्जाम में बैठा था? मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इन्विजिलेटर नहीं था वहाँ पर। वहाँ पे जो परीक्षक होंगे वो एडमिट कार्ड देख करके चेक करके देखते होंगे कि कौन व्यक्ति परीक्षा में शामिल हो रहा है, कौन सा विद्यार्थी है, उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है कि नहीं है। यह काम जो इन्विजिलेटर होते हैं उनका होता है। मामला सेकेंड ईयर के छात्र के साथ। जी जी। बीएमसी का जो मामला है वो जैसे ही संज्ञान में आया, बच्चा वो भी फॉर्म भरा था, लेकिन वो उसका रोल नंबर उसमें गलत डला हुआ था। 66 सिर्फ रोल नंबर था। लोग कंफ्यूजन में समझा जो ये भी 666 का होगा, इसलिए वो नाम डाल दिया था उसमें। जैसे ही संज्ञान में आया तो वो नाम रिप्लेस कर दिया गया और ठीक हो गया रिजल्ट। उसी टाइम 1 घंटा के अंदर ठीक हो गया था। लापरवाही भी की गई है? नहीं, इसमें कोई लापरवाही नहीं है। मानवीय भूल कहीं ना कहीं मानवीय भूल इसको नहीं कह सकते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि लोग उसको सही ज़्यादा अच्छा सही करने में, क्योंकि अभी जो भी 7, 8, 10 रिजल्ट निकला है वोकेशनल का, एक भी पेंडिंग नहीं है, 0 पेंडिंग है। तो ये इसमें जो है यही मानवीय भूल हुई कि मानवीय भूल ऐसे इसको कह सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में बच्चे जो एडमिट कार्ड के लिए फॉर्म भरवाते हैं प्रेशर दे करके, तो लास्ट मोमेंट में उनका फॉर्म भरा था, उनका डाउनलोड नहीं हो सका था रोल नंबर, जिसके कारण वो डाटा नहीं दिखाई दे रहा था और फिर करेक्ट हो गया। वो तो 1-2 घंटा के अंदर करेक्ट हो गया था। जैसे ही संज्ञान में आया वो ठीक हो गया। बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में शनिवार को मानस पर विवाद क्यों विषय पर संवाद का आयोजन किया गया। इसमें इतिहास के सभी शोध छात्र छात्राएं, शोधार्थी एवं पीजी के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में शामिल सभी छात्र छात्राएं एवं शोधार्थियों ने तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर उत्पन्न ज्वलंत विवाद के आलोक में अपना पक्ष विपक्ष पर अपने विचार रखे। इस दौरान शोधार्थियों ने माना कि रामायण एवं रामचरितमानस के चंद श्लोकों को छोड़ दिया जाए तो रामचरितमानस विश्व कल्याण के लिए इसमें लिखी हुई बातें समाज को एकत्रित करती है, इसलिए विश्व में रामचरितमानस की प्राथमिकता समाप्त नहीं हो सकती है। हिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि इतिहास का मूल उद्देश्य अतीत में घटित घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण और पूर्व रचित ऐतिहासिक ग्रंथों एवं शास्त्रों की तर्कसंगत मीमांसा करना है। गलत तथ्यों का खंडन आवश्यक है, लेकिन खंडन के पहले गंभीर विचार एवं मंथन भी आवश्यक है। बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में आज मानस पर विवाद क्यों विषय पर जो संवाद आयोजित किया गया, इसमें लगभग 100 शोधार्थियों ने और हमारे शिक्षक बंधुओं ने हिस्सेदारी ली। और विगत कुछ दिनों से जो ये लगातार चर्चा चल रही थी और ख़ासकर शिक्षा मंत्री जी के संभाषण के बाद, वैसी परिस्थिति में इतिहास के छात्रों के लिए यह जानना बहुत आवश्यक हो गया था कि क्या सही में रामचरितमानस में जो चीज़ें उद्धृत हैं वो समाज में जहर फैलाती हैं या एक समग्र समाज के निर्माण में ये सहायक होती हैं। सभी छात्रों ने, सभी शोधार्थियों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने अपने अपने ढंग से रामायण रामचरितमानस की विशेषताओं को रखा और उनका मानना है कि चंद विवादास्पद श्लोकों या टिप्पणियों के कारण रामचरितमानस की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो सकती है। वह आज भी प्रणम्य है और हिंदू समाज को, भारतीय समाज को, सनातन समाज को और यूँ कहें कि पूरे विश्व मानवता को एक साथ रहने और मर्यादित जीवन जीने की जीवन शैली प्रदान करती है। मुजफ्फरपुर के लोहिया कॉलेज में एनएसएस की ओर से आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन की शुरुआत प्रार्थना एवं योगासन के साथ हुई। प्रथम सत्र में मास्टर ट्रेनर पवन कुमार ने स्वयंसेवकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। दूसरे सत्र में कॉलेज की एनएसएस इकाई, एसडीआरएफ एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में मॉक ड्रिल के माध्यम से स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मोहम्मद शाहिद, अमीशा, गरिमा, काजल, मुस्कान, बरखा, राजा, अनन्या, सौरभ, युवराज, राजू, आदित्य, रितु, प्रतीक, अतुल, अनीश, विक्रम, विवेक, मोहम्मद अफसार, जुनैद,
उदय, संस्कृति, सुमन, शोभा, गुड्डी, फातिमा सहित कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं एवं स्वयंसेवक मौजूद रहे। आज हम लोगों ने भूकंप सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन एनएसएस और एनसीसी के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ हम लोगों ने राम मनोरैया जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है मुजफ्फरपुर का, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। इसमें हम लोगों ने भूकंप आधारित प्रशिक्षण हम लोगों ने बच्चों को दिया है कि भूकंप के दौरान हमको कैसे बचना है और भूकंप की जो घटना होती है जिसमें संरचनात्मक क्षति बहुत होती है उसको कैसे कम करें, उन सारे उपायों पे भी बात की गई है। हम लोगों का जो उद्देश्य था ट्रेनिंग का वो ये था कि हमारे बच्चों यूथ हैं वो जागरूक हों और ये राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कैंप लगा है इसके माध्यम से वो जो भी गांव गोद दिए हैं वहाँ तक ये जानकारी पहुँचाएँ और भी अपने परिवार के लोगों को ये जागरूक करें कि लोग भूकंप जैसी आपदा से कैसे बचें और उस दौरान क्या कार्रवाई करके अपने आप को बचाएँ। हम लोगों ने साथ साथ भूकंप के दौरान भूकंप की पुनरावृत्ति अन्य आपदाओं में होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। भूकंप जब आता है तो अगर डैम फेलियर होता है तो वहाँ पे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ भी आ सकती है, कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स करती है तो अग्निकांड की घटना भी हो सकती है। इस तरह से जो कोलैप्स स्ट्रक्चर होते हैं उनके माध्यम से चोटें लग सकती हैं। तो उन सारे इश्यूज़ को कवर करते हुए भी हम लोगों ने जो बेसिक मेडिकल रिस्पांस है, सेफ़ इवैक्यूएशन टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के प्रशिक्षण में कवर की हैं। साथ साथ जो जीवन रक्षक विधियां हैं जैसे CPR है उस पर भी हम लोगों ने युवाओं को जानकारी दी है और सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस प्रशिक्षण को सफल बनाया है। प्रबंधन प्राधिकार के जिला कंसल्टेंट मोहम्मद साकिब जी एवं SDRF की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय कैंप में आकर बच्चों को विभिन्न आपदाओं से कैसे निपटे इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी एवं ट्रेनिंग करवाया। बच्चों ने बहुत ही गंभीरता से इनके द्वारा बताए गए विभिन्न प्रशिक्षकों को कि कैसे वो आग से निपट सकते हैं, कैसे वो पानी में डूब रहे व्यक्ति को बचा सकते हैं, सड़क दुर्घटना में बेहोश व्यक्ति को कैसे वो जान फूंक सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारीकियों के बारे में इन्होंने बताया। मैं समझता हूँ कि यह मेरे जो सभी प्रतिभागी हैं इस 7 दिवसीय कैंप के उनको बहुत लाभ मिला है और वो जिस मोहल्ला को गोद लिए हुए हैं, जिस स्लम बस्ती को गोद लिए हुए हैं, वहाँ जाके स्लम बस्ती के निवासियों को ये सारी चीज़ें बताएंगे और अपने आस पड़ोस जहाँ वो रहते हैं या अपने घरों में इन सारी प्रशिक्षणों को लागू करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो पुनः मैं SDRF की सारी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल सभी प्रखंडों में देश बचाओ संविधान बचाओ विषय पर संगोष्ठी आयोजित करने जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर लगातार सभी प्रकोष्ठ की बैठक चल रही है। शनिवार को आयोजित राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी के जिला पदाधिकारी समेत सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव समेत सभी पदाधिकारी शामिल हुए। जिला अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद ने सभी को निर्देशित किया कि वह 24 जनवरी को संगोष्ठी में अवश्य शामिल हो और धूमधाम से कर्पूरी जयंती समारोह को मनाई जाए। जिला अध्यक्ष सज्जाद ने बताया कि इस वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह ऐतिहासिक होगी। उम्मीद है कि सभी गांव से लोग इस कार्यक्रम में पहुंचकर संगोष्ठी में भाग लेंगे। ये इनकी बैठक इसलिए रखी गई है कि आगामी 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह मनानी है। तमाम प्रखंडों में धूमधाम से इस बार मनाना है, तो तमाम प्रकोष्ठों के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी बारी बारी से बैठकें हो रही है। आज उसी कड़ी में आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सज्जाद साहब हैं, उनके अध्यक्षता में आज की बैठक हो रही है। बैठक में तमाम प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और इनके जिला कमेटी के जो सचिव महासचिव हैं आए हैं। उन लोगों को निर्देशित किया गया है, उन लोगों को बताया गया है कि जो जिस ब्लॉक के साथी हैं उस ब्लॉक में हम लोग का जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती होनी है, उसमें अपने तमाम लोगों के साथ जाकर और ये संविधान बचाओ देश बचाओ संगोष्ठी में अपना भाग लेकर और उस जयंती को सफल बनाने के लिए निर्णय लिया गया। एक दिवसीय बैठक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
मुजफ्फरपुर की ओर से रखी गई। तमाम जिला के प्रखंड अध्यक्ष, जिला सचिव, महासचिव सभी लोगों को निर्देशित किया गया है कि आने वाला 24 तारीख को कर्पूरी जयंती के रूप में देश बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ संगोष्ठी मनाना है, जिसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम लोगों को आग्रह किया गया है कि भारी संख्या में हर प्रखंड में अपनी भागीदारी को प्रस्तुति कराएं। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर राम सीता राधा कृष्ण मंदिर में साहू पोखर पूजा समिति की ओर से मौनी अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ का बेर, गाजर और केसौर से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व आचार्य पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन कर पंचामृत स्नान कराया। उसके बाद रुद्राभिषेक कर महाश्रृंगार और आरती की गई। मौके पर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार, सेवैत यदुनंदन भगत, पंडित राजेंद्र झा, रमन मिश्रा, राकेश तिवारी, श्रीरंजन साहू, विवेकानंद मिश्र, तारा गुप्ता, मनीष कुमार सोनी, धीरज सिन्हा, रीता सिंह, आकाश चौधरी, उमाशंकर मिश्र, निर्मला साहू सहित काफी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आज साहू पोखर स्थित बाबा सिद्धेश्वर मंदिर, जो साहू पोखर के बड़ा मंदिर प्रांगण में स्थित है, वहां आज साहू पोखर पूजा समिति की ओर से बैर से, गाजर से और कसौर से बाबा भोलेनाथ का महाश्रृंगार किया गया और जगत कल्याण की कामना की गई। साथ ही पूजा के माध्यम से पूरे मोहल्लावासी, पूरे शहरवासी, पूरे जिलावासी को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो और बाबा की कृपा उन पर बनी रहे, इसे लेकर आज सब हम सबों ने बाबा गरीबनाथ का सर्वप्रथम षोडशोपचार पूजन के उपरांत पंचामृत स्नान के बाद रुद्राभिषेक कर बाबा का महाश्रृंगार किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।